हेलो बच्चे, कैसे हो सब? होप कि सब अच्छे होंगे और अच्छे नहीं होंगे तो अच्छे से रहना। So welcome back to the class of physics initiated by School of Science and Achievers Academy. It's a place where you can learn each and every concept in easiest way. और मैं सुनील गुप्ता बच्चा आपको सिखाने जा रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक का 10th लेक्चर और टॉपिक रहेगा बच्चा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मींस उसी को दूसरे वे से देखें तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक का नाम क्या है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा बैक टॉपिक की बात कर ले। सो बच्चा लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज देखा था। क्या देखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और उस पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी थी? kq/r²। कितनी थी? kq/r²। डायरेक्शंस के लिए बताया था, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर डाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन छोटे छोटे जो आ सकते थे उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, अभी सुनो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई बच्चा कि इससे पहले वाले जो कूलम्ब्स लॉ के जितने टॉपिक्स थे उसमें मैंने हर एक वेराइटीज के एक एक क्वेश्चंस कराए। उसका मोटो ये था कि आपको पता चले कि एग्जैक्टली कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरेट होते हैं, बट स्टिल वो सिंपल टॉपिक था। फिर से बता रहा हूं, वो सिंपल टॉपिक था। अभी जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम एंटर करते जाएंगे ना, तो एडवांस लेवल पे काफी टिपिकल टॉपिक्स होते जाता है। ठीक है, मेंस लेवल पे तो जनरली उतने टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, टिपिकल टॉपिक्स भी नहीं है, बट स्टिल एडवांस लेवल पे काफी सारे टिपिकल टॉपिक्स आते हैं। तो होगा ये कि अगर मैं बच्चा सारे को कराता हूं तो जितने लोग सिर्फ बोर्ड वाले हैं या नीट वाले हैं उनको काफी सफर करना पड़ सकता है। मीन्स उनके लिए अनवांटेड चीजें रहेगी और उनको लगेगा कि लेक्चर भी काफी ज्यादा हो रहा है, सही है, और टाइम भी ज्यादा खींचेगा। सो मैंने क्या किया है बच्चा, आज से सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं। आज से जो भी लेक्चर होगा उसमें मेंस ऑलमोस्ट 100% नहीं बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट ट्राई करेंगे कवर करने की। मींस बोर्ड के टॉपिक्स को लेके नीट का टॉपिक इसमें पूरा कवर रहेगा। जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें नीट का टॉपिक पूरा कवर रहेगा। जेईई में भी 80 to 90% रहेगा। अगर कुछ छूट जाता है सो मेंस का कुछ एडिशनल टॉपिक एंड एडवांस का जो टॉपिक है उसके लिए बच्चा हम फिजिक्स का एक अलग टैगलाइन यूज करेंगे जिसका नाम रहेगा जेईई ज्ञानम। एक नया फोल्डर बनेगा एसओएस वापी चैनल पे ही जिसका नाम रहेगा बच्चा जेईई ज्ञानम। उस जेईई ज्ञानम में मेंस के जो एडिशनल टॉपिक रहेंगे एंड एडवांस के जितने टॉपिक रहेंगे वो जितने भी वैसे सारे टॉपिक्स जेईई ज्ञानम में रहेंगे। ठीक है, सो अगर कुछ टॉपिक, अगर मैथ्स वाले किसी बच्चे को लगता है कि नहीं एडवांस लेवल पे ये टॉपिक पढ़ाना चाहिए था बट मैंने नहीं पढ़ाया है, तो ऐसा नहीं सोचना कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, सही है। उसका रिकॉर्डिंग मैं अलग से करूंगा जेईई ज्ञानम करके। जितने भी लेक्चर्स आएंगे हर एक चैप्टर का लेक्चर आएगा। ठीक है, तो उसमें तुम जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा क्वेश्चंस रहेगा। उसमें मेंस का जो एडिशनल टॉपिक, हालांकि 80 to 90% अपने बैच में ही कंप्लीट हो जाएगा और बाकी जो भी एडिशनल टॉपिक्स है वो जेईई ज्ञानम में जाएगा। ठीक है, दूसरा, जितने बच्चे बोर्ड के लिए डेडिकेटेड हैं, सिर्फ बोर्ड वो करना चाहते हैं, सो ध्यान देना जो भी एडिशनल अगर थोड़े बहुत टॉपिक्स होंगे, नीट लेवल पे बहुत ज्यादा एडिशनल टॉपिक नहीं होते हैं फिजिक्स में, सो जो भी एडिशनल टॉपिक रहेंगे मैं बता दिया करूंगा कि कौन सा आपको करना है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं करना है। ठीक है, सो अभी ध्यान रखना, हमारा नीट के लिए और बोर्ड के लिए कोई एडिशनल लेक्चर की जरूरत नहीं है, यही चलेगा। मेंस लेवल पे भी मैं ट्राई करूंगा कि 80 to 90% इसी में कवर करें, क्योंकि मेंस लेवल पे भी बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नॉर्मल रिलेटेड ही आते हैं। कुछ टॉपिक्स एडिशनल हैं, एडवांस लेवल पे बहुत सारी चीजें एडिशनल आती है जो कि टॉपिक नहीं होता है, हम क्वेश्चन के बेसिस पे उसको समझा सकते हैं। सो अगर मैं इसी में पढ़ाया तो नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक, और ऑलरेडी मुझे एक्सप्लेनेशन पार्ट में काफी टाइम लगता है छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो का नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, सो जेईई ज्ञानम याद रखना बच्चा, जैसे चैप्टर खत्म होगा मैं रिकॉर्ड करूंगा। जितने लोगों को लगता है कि एडिशनल टॉपिक की जरूरत है उसमें जाके एक बार चेक कर लेना, सारे टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक है, पक्का। सो ध्यान देते हैं बच्चा पूरे फील्ड के साथ, कौन सा टॉपिक? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
अभी इस टॉपिक में जितने लोगों को मैथ से थोड़ी प्रॉब्लम है, लाइक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। बट स्टिल थोड़ा सा मेरे पे भरोसा रखते हुए सब अच्छे से ध्यान देंगे। स्टिल अगर कुछ डाउट होता है तो आप रिप्ले करके वीडियो को वापस से देखना, फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो कॉल करना, फिर मैं उसको सॉर्ट आउट करता हूं, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अब तक जो हमने पढ़ा है और अभी जो पढ़ेंगे आगे, उन सब में सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है। लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बट स्टिल मैं ट्राई करूंगा कि इसको सिंपलेस्ट वे में बच्चा देखते हैं, ठीक है, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इससे पहले बच्चा अब तक जो भी देख रहे थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड था या फोर्स था, वो यूनिट चार्ज के लिए था। किसके लिए था बच्चा? यूनिट चार्ज, सही है, सॉरी पॉइंट चार्ज के लिए। वो किसके लिए था? पॉइंट चार्ज, बहुत ही छोटा जिसका शेप और साइज नेग्लिजिबल होता था, उसके लिए देखते थे, ठीक है। अब जो देखेंगे, अब देखेंगे कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रहा तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल एक रॉड ले लिया, एक डिस्क ले लिया, एक रिंग ले लिया, एक स्फीयर ले लिया, तो ये पॉइंट चार्ज नहीं है बच्चा, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। उनके शेप और साइज यहां नेग्लिजिबल नहीं होंगे, उनका रेडियस दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा अगर रॉड है तो, सही है, तो उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बच्चा अलग से टॉपिक बनाया गया, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इससे पहले कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टार्ट करें, इसमें एक टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है चार्ज डेंसिटी। क्या देखते हैं बच्चा? चार्ज डेंसिटी। बहुत ही इजी टॉपिक है चार्ज डेंसिटी। ऑलरेडी 11th क्लास में भी हम जैसे लोग सिखाते हैं बच्चा कि डेंसिटी, जनरली मास डेंसिटी हमने सीखा था। मास डेंसिटी क्या होता था? तो मास डेंसिटी 9th क्लास में सिखाया जाता था कि मास पर यूनिट वॉल्यूम होता था। क्या 9th क्लास में सिखाते थे कि मास पर यूनिट वॉल्यूम है, बट स्टिल 11th क्लास में आते थे तब बताया जाता था कि मास डेंसिटी 3 टाइप का होता है। मास डेंसिटी कितने टाइप का होता है बच्चा? 3 टाइप का होता है, 1D के लिए, 2D के लिए एंड 3D के लिए। 1D मींस एक वायर हो सकता है, सही है। 2D मींस क्या हो सकता है? डिस्क हो सकता है। 3D मींस क्या हो सकता है? सिलेंडर हो सकता है। 3D मींस और क्या हो सकता है? तो स्फीयर हो सकता है। तो जैसे मास डेंसिटी बच्चा कितने टाइप का था? 3 टाइप का, 1D के लिए, 2D के लिए, 3D के लिए। मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वैसे ही चार्ज डेंसिटी बच्चा कितने टाइप का होगा? 3 टाइप का होगा, सही है। कौन कौन सा? तो एक को बोलते हैं बच्चा लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सही है। इसको डिनोट करते हैं बच्चा लैम्डा से। किससे? लैम्डा से डिनोट करते हैं, और ये 1D ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? 1D मतलब लेंथ पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? लेंथ पे। फॉर एग्जांपल यहां पे एक कोई रैंडमली ना कोई वायर ले लिया। क्या ले लिया बच्चा? वायर। क्या ले लिया? वायर। अब देखो बच्चा, इस पे चार्ज, अगर टोटल चार्ज क्यू है तो कुछ तो लेंथ रहा होगा। लेंथ कितना ले लिया? L। लेंथ कितना ले लिया? L। तो इसके लिए चार्ज डेंसिटी जो डिफाइन होगा वो हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या हो जाएगा बच्चा? चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसी में ध्यान से देखो, ध्यान, चार्ज पर यूनिट लेंथ हमने लैम्डा बताया। अब इसी में ध्यान से देखना, अगर यहां पूरे लेंथ में से अगर छोटा चार्ज ले लेते, D stands for small, ऑलरेडी 11th में सिखाया गया था। अगर यहां से छोटा चार्ज लेते हैं dq, तो इसका लेंथ कितना होगा बच्चा? dl। अगर L लेंथ पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो छोटा सा अगर लेंथ लेते हैं dl, तो उस पे चार्ज कितना होगा? dq होगा। उस पे चार्ज कितना होगा? dq होगा। सो ध्यान से देखना, अगर ये लैम्डा कांस्टेंट है, तो अगर चार्ज तुम dq छोटा लेते हो, चार्ज क्या लेते हो? छोटा dq लेते हो, तो लेंथ भी किसका रहेगा? उसी का रहेगा। लेंथ भी किसका रहेगा? उसी का रहेगा। सो क्या पता चला कि लैम्डा जो चार्ज डेंसिटी है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। अगर छोटा चार्ज लिया तो लेंथ भी क्या रहेगा? उसका छोटा वाला लेंथ होगा, ठीक है। इसी को अगर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा, सो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? चेक करो, यहां से q इक्वल टू लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं, सही है। यहां से देखें तो dq इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू dl। dq इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। आपको ध्यान रखना है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर छोटा चार्ज ले लिया तो dq अपॉन क्या हो जाएगा? उसका छोटा लेंथ dl, ठीक है। सिमिलरली दूसरा क्या होता है बच्चा? लीनियर के बाद होता है एरियल
और सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर और सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं बच्चा सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। और ये 2D के लिए एप्लीकेबल होता है। किसके लिए एप्लीकेबल होता है? 2D के लिए। ठीक है, सिंपल। ये कोई रैंडमली 2D का कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या है बच्चा? चार्ज है, इस पे टोटल चार्ज Q है और टोटल एरिया A है। पूरे एरिया A में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चा? यहाँ पे Q। अगर यहाँ पे छोटा सा एरिया ले लें dA, तो इस छोटे से एरिया में कितना चार्ज लेंगे? dQ। अगर टोटल एरिया A में चार्ज अगर Q है तो छोटा एरिया अगर dA लेते हैं तो छोटा चार्ज क्या होगा बच्चा? dQ चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा? dQ। तो सिंपल, यहां पे क्या लिखेंगे? सिग्मा इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। अगर छोटा चार्ज ले लिया तो क्या लिखेंगे बच्चा? छोटा एरिया dA। सही है। इसी में अगर बाई क्रॉस करते हैं तो Q को कभी भी क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू A, या dQ को क्या लिख सकते हैं बच्चा? सिग्मा इंटू dA। dQ को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू dA। ठीक है। सिमिलरली बच्चा थर्ड वन 3D ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, सही है। इसको डिनोट करते हैं बच्चा रो से, और ये 3D के लिए एप्लीकेबल होता है। मींस 3D अगर ऑब्जेक्ट है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज जो है अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये किसके लिए था? अगर चार्ज लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सही है। अभी ध्यान से सुनना, रिंग जो होता है वो 2D ऑब्जेक्ट में काउंट होता है, मींस रिंग का एरिया निकालते हैं। लेकिन रिंग में चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बच्चा? सरकमफेरेंस पे, मतलब लेंथ पे। 2 पाई याद होता है जो सरकमफेरेंस पे, इसका मतलब वो वहां पे 1D लेंगे, वहां पे लैम्डा लेंगे, क्योंकि चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? लेंथ पे। ठीक है। सो चार्ज अगर लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लैम्डा, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिग्मा, अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट ले लिया और पूरे वॉल्यूम में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज Q है और वॉल्यूम V है, तो कोई भी छोटा वॉल्यूम ले लो, अगर छोटा वॉल्यूम dV हो गया तो उस पे चार्ज कितना हो जाएगा बच्चा? dQ। पूरे वॉल्यूम V पे अगर चार्ज Q है तो छोटे वॉल्यूम dV पे चार्ज कितना हो जाएगा? dQ। ठीक है। तो इसके लिए कैसे डिफाइन करेंगे बच्चा चार्ज डेंसिटी? तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगर dQ लिखा, छोटा चार्ज लिखा, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? छोटा वॉल्यूम होगा। ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल दिख रहा है बट स्टिल आपको ट्राई करना है बच्चा, समझ में आएगा। ठीक है। सो बाई क्रॉस किया तो Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? रो इंटू V, या यहाँ पे dQ इक्वल टू कभी भी जरूरत पड़ा तो क्या लिख सकते हैं बच्चा? रो इंटू dV। क्या लिख सकते हैं? रो इंटू dV। सही है। सो फटाफट एक बार चेक कर लो फिर से। चार्ज डेंसिटी कितने टाइप का बताया? 3 टाइप का। 1D के लिए चार्ज पर यूनिट लेंथ, 2D के लिए चार्ज पर यूनिट एरिया और 3D के लिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। उसमें अगर छोटा चार्ज रहा तो उसका लेंथ, 2D में अगर रहा तो उसका छोटा एरिया और 3D में छोटा चार्ज रहा तो छोटा वॉल्यूम। ठीक है। सो फटाफट इसको कॉपी पेस्ट कर लो। इसके बाद 2 क्वेश्चन मैं कराता हूं जिससे कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है। कॉपी पेस्ट। सो बच्चा एक क्वेश्चन देखते हैं चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। एक चीज और अच्छी बात यह है कि इसके बाद एक ही डेरिवेशन है जो बोर्ड में आता है और वो है रिंग का, जो थोड़े देर बाद में कराने वाला हूं। बाकी कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो कि डेरिवेशन के फॉर्म में आता है। ठीक है। सो ध्यान से देखो, जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मैथ से और सिर्फ बोर्ड के लिए ओरिएंटेड कर रहे हैं उसको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। ए सर्कल ऑफ रेडियस A, मींस कोई सर्कल है, उसका रेडियस कितना है बच्चा? A has line charge distribution over its circumference। मतलब इस circumference पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? लाइन चार्ज मतलब QQ डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। पूरे ये लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। over its circumference having linear charge density, और चार्ज डेंसिटी कितना है बच्चा? लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू दिया है लैम्डा नॉट cos स्क्वायर थीटा। ध्यान से सुनो, यहां पे लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, यहां पे लैम्डा की वैल्यू चेंज हो रही है। किसके अकॉर्डिंग? थीटा के अकॉर्डिंग। चेक करो यहां लैम्डा इक्वल टू कितना है? लैम्डा नॉट cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये लैम्डा नॉट कांस्टेंट है और एंगल के अकॉर्डिंग जैसे जैसे एंगल चेंज होगा ये लैम्डा की वैल्यू भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। सही है। जनरली हम लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट लेते हैं बट इस क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू क्या करा रहा है? चेंज करा रहा है। सो हम अपने मन से कुछ नहीं करने वाले, जो दिया उसको लेंगे। लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट cos स्क्वायर थीटा है। अब बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज
डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब पूरे सर्कमफेरेंस पे कितना चार्ज है वो हमें कैलकुलेट करना है। क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो एक काम किया, देखा कि हमें दिया है लैम्डा और निकालना है चार्ज। सो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा की वैल्यू क्या है? वेरिएबल है। लैम्डा की वैल्यू क्या है? वेरिएबल है। इसका मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 11th क्लास में सीख चुके हो ना कि अगर फोर्स अगर वेरिएबल होता तो वर्क डन कैसे निकालते थे? छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे? छोटे चार्ज के लिए देखेंगे तो लैम्डा इक्वल टू क्या लिखेंगे? dq अपॉन dl, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे किसके टर्म में? तो थीटा चेंज हो रहा है तो थीटा के टर्म में। किसके टर्म में? थीटा के टर्म में। ठीक है, सो चलो चेक करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dq? सो dq इक्वल टू हो गया लैम्डा इनटू dl। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? सो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट cos स्क्वायर थीटा और इनटू क्या हो गया? dl। दिस इज द वैल्यू ऑफ dq। दिस इज द वैल्यू ऑफ dq। अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या निकल जाएगा बच्चा? q। बट ढुल्ला ढुल्ला से याद करो, मेरे जैसे लोग 11th में सिखाते हैं कि जब भी इंटीग्रेट करने जाओ तो पहले चेक करो वेरिएबल सिर्फ एक होना चाहिए। वेरिएबल कितना होना चाहिए? सिर्फ एक। हमारे में देखो थीटा यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। बताया है कि ये 0 से लेके थीटा कहां तक जाएगा? 2 पाई। यहां से थीटा जो जाएगा 0 से लेके कितना तक जाएगा? 2 पाई तक जाएगा। सो थीटा चेंज हो रहा है और लेंथ भी क्या हो रहा है? dl चेंज हो रहा है। मतलब एक वेरिएबल नहीं, कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल। सो पहला काम, या तो dl को थीटा के टर्म में करो या थीटा cos थीटा को dl के टर्म में करो। सो हमने किसी भी फॉर्मूला में cos थीटा इक्वल टू dl ऐसा रिलेट करना नहीं सीखा है। बट ध्यान से देखो कि अगर ये देखो कटिंग का पहला प्रॉब्लम है, 11th में थोड़ा बहुत बताया था, बट स्टिल अभी देखो यहां से क्या किया, यहां से थीटा एंगल पे जाके, ये हमारा जो रेफरेंस है, यहां से थीटा एंगल पे जाके और बिल्कुल ये छोटा सा एंगल ले लिया डी थीटा। देखो ध्यान से कैसे किया, थीटा एंगल पे जाके ये छोटा सा एंगल कितना लिया? डी थीटा इसलिए लिया क्योंकि हमें ये डीएल लेंथ चाहिए। पूरा लेंथ कितना है? एल। तो हमें ये छोटा वाला लेंथ चाहिए यहां से लेके यहां तक। यही लेंथ बच्चा कितना हो गया? डीएल। और इसी लेंथ पे जो चार्ज होगा वो क्या रहा होगा? डीक्यू। ये जो लिखा है dq अपॉन dl, ये यही छोटे लेंथ का जो चार्ज है वो क्या है? dq, और उसका लेंथ कितना है? dl। तो कैसे किया? यहां से थीटा एंगल पे जाके छोटा एंगल क्या ले लिया बच्चा? d थीटा। सही है। इस d थीटा के लिए ये जो आर्क बना, ये जो देखो ये आर्क बना, ये जो d थीटा के लिए, ये d थीटा के लिए जो आर्क बना वो कितना बना? dl। और रेडियस तो अभी भी कितना है? a ही है। रेडियस अभी भी क्या है? a ही है। सही है। सो देखो अगर सिखाया गया था बचपन में थीटा इक्वल टू क्या होता था? आर्क अपॉन रेडियस। अगर वो फॉर्मूला लगा दें तो थीटा कितना है बच्चा? d थीटा। आर्क की वैल्यू कितनी है? dl। और रेडियस की वैल्यू कितनी है? a। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dl? a into d थीटा। dl की वैल्यू क्या होगी? a into d थीटा। इसका मतलब हमने लेंथ को किस में कन्वर्ट कर दिया? थीटा के टर्म में। यही तो हम चाहते थे। या तो थीटा को l के फॉर्म में चेंज कर लो, cos थीटा को। अभी cos थीटा को यहाँ पे फॉर्मूला तो दिख भी नहीं रहा है कि हम बना पाएंगे कि cos थीटा कोई ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है। तो हमने क्या किया? लेंथ को थीटा के टर्म में कन्वर्ट किया। कैसे? थीटा एंगल पे जाके छोटा सा जो ये एंगल लिया d थीटा, उसके लिए छोटा सा लेंथ हुआ dl, और उस पे जो चार्ज है वो dq है। सो यहाँ पर कर दिया बच्चा, कितना हो गया? लैम्डा नॉट व्हाट? cos स्क्वायर थीटा, और इनटू dl की वैल्यू क्या थी? a इनटू d थीटा। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ dq। अभी ध्यान से सुनो, फिजिक्स सिर्फ यही तक था, फिजिक्स सिर्फ यही तक था, इसके बाद पूरा मैथमेटिक्स है। ठीक है, सो ध्यान से देखना, टेंशन नहीं लेना। अब चेक करो, लैम्डा नॉट कांस्टेंट, a जो है रेडियस है वो ऑलरेडी क्या है? कांस्टेंट। सो वैरी क्या किया? सिर्फ थीटा। क्या वैरी किया? थीटा। इसका मतलब अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट कर सकते हैं। चार्ज कहां से कहां तक? तो चार्ज 0 से लेके कहां तक? q तक। और थीटा कहां से कहां तक? तो थीटा 0 से लेके कहां तक बच्चा? 2 पाई तक। रिंग है ना, तो टोटल एंगल कितना जाएगा? 360। उसको क्या लिख सकते हैं? 2 पाई। ठीक है। अब dq का इंटीग्रेशन क्या हो गया? q, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या हो गया? q। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? सो लैम्डा नॉट इनटू a। लैम्डा नॉट इनटू a इज द कांस्टेंट टर्म, विल बी टेकन आउटसाइड। तो बचा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 पाई तक। ठीक है।
अब देखो फिर से गड़बड़ हुआ। अब फिर से इस टाइप का इंटीग्रेशन करने के लिए तुमको पता होना चाहिए, यहां पे cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा है। डी थीटा तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करना है, बट व्हाट इज द फंक्शन cos स्क्वायर थीटा? क्या है? cos स्क्वायर थीटा। ये क्वाड्रेटिक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी क्या है? क्वाड्रेटिक है। हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं जब तक लीनियर में कन्वर्ट ना करें। 11th क्लास में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, सो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो फिर से देखो। यहां पे क्या बचेगा बच्चा? q इक्वल टू, यहां कांस्टेंट टर्म बाहर ऑलरेडी है, लैम्डा नॉट इनटू a, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक है, cos स्क्वायर थीटा क्या है? क्वाड्रेटिक। इसका मतलब वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीनियर फंक्शन। सो याद करो ट्रिगो का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा एंड 1 माइनस cos 2 थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू होता था 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू होता था 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमें कौन सा चाहिए? हमें cos स्क्वायर थीटा चाहिए, तो उसकी वैल्यू देखो बच्चा, ये लीनियर है और ये क्या है? क्वाड्रेटिक। जब भी तुमको रिलेशन लीनियर से क्वाड्रेटिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चाहिए तो जनरली यही फॉर्मूला यूज करते हैं। माइनस रहा तो साइन होता है और प्लस रहा तो कॉस होता है। तो क्या लिख सकते हैं? इन प्लेस ऑफ cos स्क्वायर थीटा वी कैन राइट व्हाट? सो 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और इनटू क्या कर दिया बच्चा? d थीटा। कितना? d थीटा कहां से कहां तक? तो 0 से लेके व्हाट? 2 पाई तक। सो 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया सबके अपॉन में, सो लैम्डा नॉट इनटू a बाय 2। चलो अभी इंटीग्रेट करते हैं। सो 1 इनटू d थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? थीटा। cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा? sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। जो भी थीटा है कोएफिशिएंट है उसे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है पीछे जाके एक बार इंटीग्रेशन चेक कर लेना, और स्टिल अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कॉल करके बताओ, ठीक है। कहां से कहां तक बच्चा? 0 से लेके 2 पाई तक। सो कितना आ गया ये? लैम्डा नॉट a बाय 2। चलो अपर लिमिट रखते हैं। सो अपर लिमिट थीटा की जगह क्या डाल दिया? 2 पाई, प्लस यहां पे दे दिया तो 2 पाई 2 जा 4 पाई। सो साइन क्या हो जाएगा? 4 पाई डिवाइडेड बाय 2, माइनस लोअर लिमिट रखा थीटा की जगह 0 तो 0 एंड प्लस क्या हो जाएगा? sin 0 बाय 2, ठीक है। सो sin 0 क्या होता है? 0, और sin 4 पाई भी क्या होता है? 0। इनफैक्ट sin n पाई की वैल्यू 0, तो ये भी 0, ये भी 0। तो कितना हो गया बच्चा? लैम्डा नॉट a बाय 2 इनटू कितना हो गया? 2 पाई, 2 2 कैंसिल। सो फाइनल आंसर कितना हो गया? पाई a लैम्डा नॉट। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज, ठीक है। देख बच्चा, हमने बहुत कुछ ये फिजिक्स यही तक यूज किया, उसके बाद मैथमेटिक्स था और उसको एक्सप्लेन करने में काफी ज्यादा टाइम लग गया, बट स्टिल इस टाइप का पहला क्वेश्चन था इसीलिए मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, ठीक है। चलो नोट डाउन करो इसको। सो बच्चा एक और 3D का एक क्वेश्चन मैं इसलिए करा दे रहा हूं क्योंकि तुम लोगों के लिए ये नया क्वेश्चन है और नया टॉपिक है, सो इतना सोच नहीं पाओगे, तो जस्ट उसके लिए एक क्वेश्चन करा रहा हूं। पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, थोड़ी चीजें बता देता हूं और आंसर लिख दूंगा, तुम लोग एक बार टैली कर लेना खुद से करके, ठीक है। चलो चेक करते हैं। कब पूछा था? 2019 में पूछा था। ऐसे क्वेश्चन बच्चा कम से कम JEE में 4 से 5 बार इस टाइप का पूछा गया है, ठीक है। सेम क्वेश्चन नहीं है, थोड़े अलग अलग है। चेक करो। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R, सही है। कोई स्फीयर है, उसका रेडियस कितना है बच्चा? कैपिटल R है, विद अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखो ये 3D में है, तो मैंने बताया था ना रो से डिनोट करते हैं। सो इसकी चार्ज डेंसिटी दिया है जो कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। फिर से ये कांस्टेंट नहीं है बच्चा, a अपॉन क्या है? r स्क्वायर इनटू e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 2r अपॉन क्या हो गया? a। इसका मतलब ये डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, डेंसिटी डिस्टेंस r के अकॉर्डिंग, यहां से जैसे जैसे दूर जाएंगे r के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। उसकी वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ध्यान से देखो, उसकी वैल्यू क्या हो रही है? r की अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। r की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे उसकी वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होगी, ठीक है। पक्का? कोई डाउट नहीं है। आगे पढ़ते हैं। इफ where a and a, स्मॉल a और कैपिटल a दोनों कांस्टेंट है, if कैपिटल Q is the total charge of this distribution। इससे पहले वाले में क्या पूछा था बच्चा? टोटल चार्ज पूछा था, और इसमें टोटल चार्ज दे दिया है Q, और पूछा क्या है कि रेडियस की वैल्यू क्या होगी? ये कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी? क्या बोला है? देखो इधर, इस कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी वो हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक बार फटाफट देखो तो, एक बार वापस से। सो बच्चा यहाँ पे क्या होगा? रो ऑफ r इक्वल टू a अपॉन r स्क्वायर। पता चला कि r के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है। तो सुनो, हमने क्या किया, यहां से किसी r डिस्टेंस पे जाके, कितने डिस्टेंस पे? r पे जाके ना एक स्फीयर का पार्ट कट किया,
जिसका थिकनेस है dr, ये कट किया। कितना थिकनेस है बच्चा? dr। बट बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे, थोड़ा देर में बताता हूं। चलो चेक करो, हमारे पास टोटल चार्ज गिवन है। क्या गिवन है? टोटल चार्ज गिवन है। अभी देखो, इस पे जो चार्ज है बच्चा, इस पे जो चार्ज है वो कितना है अपना, इसका वॉल्यूम dv है और इस पे चार्ज है dq। अगर इंटीग्रेट कर दें, पहले ही बताया था कि अगर चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, छोटा चार्ज लेके और उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे बच्चा, रो का फॉर्मूला क्या था, dq अपॉन dv। वेरी गुड। सो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, रो इनटू dv। ये भी वेरी गुड। क्वेश्चन है रो की वैल्यू पता है, रो की वैल्यू पता है, बट dv की वैल्यू तुमको पता नहीं है। dv क्या है बच्चा, देखो जब भी हम डिस्क में से कट करते हैं ना, ये 11th में मैंने सिखाया था, डिस्क में से कट करते हैं तो रिंग निकलता है, उसका थिकनेस कुछ रहता है। रिंग निकलता है लेकिन उसका थिकनेस कुछ ना कुछ रहता है, ठीक है। वैसे ही जब स्पेयर में से कट करोगे ना, स्पेयर में से जब कट करोगे तो क्या निकलेगा, वो एग्जैक्टली सर्कुलर कुछ हॉलो स्पेयर निकलेगा। वो हॉलो स्पेयर का कुछ ना कुछ थिकनेस रहेगा। कितना, तो वो थिकनेस रहेगा वो dr रहता है। कितना रहता है, dr। बट बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको मैं बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूं। कैसे चेक करो, हम जो जिसका निकाल रहे हैं, जिसपे चार्ज देख रहे हैं dq, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चा, 4/3 पाई r क्यूब। सो स्मॉल r क्यूब, क्योंकि हम इसके लिए देख रहे हैं, हम पूरे के लिए नहीं देख रहे हैं। अभी हमें dv चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, किसके टर्म में, r के टर्म में। सो dv अपॉन dr, ये क्या हो जाएगा बच्चा, 4/3 पाई कांस्टेंट है, 4/3 पाई कांस्टेंट है, r क्यूब का क्या हो जाएगा बच्चा, 3r स्क्वायर, ठीक है। सो 3 कैंसल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dv, सो 4 पाई r स्क्वायर इनटू क्या हो गया, dr। 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr। अभी बाकी चीजों का मतलब नहीं था, डायरेक्ट वॉल्यूम लिख के डिफरेंशिएट कर दिया। अभी एक काम करो, सो dq की वैल्यू क्या हो गई, dq इक्वल टू रो की वैल्यू हमें पता है, कितना पता है बच्चा, a अपॉन r स्क्वायर इनटू e रेज़ टू पावर -2r अपॉन a इनटू dv की वैल्यू क्या हो गई है, 4 पाई r स्क्वायर और इनटू क्या है बच्चा, dr। 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr, r स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल। सो dq की वैल्यू क्या होगी बच्चे, सो dq की वैल्यू होगी 4 पाई a इनटू e रेज़ टू पावर -2r अपॉन a इनटू क्या हो गया, dr। अभी चेक करो, एक ही वेरिएबल है क्या, स्मॉल r, तो इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, ये 0 से लेके q तक, और रेडियस कहां से कहां तक, तो ये 0 से लेके कहां तक मैक्सिमम जा सकता है, r तक, ठीक है। इसके बाद यहां आएगा q, यहां पे dq की वैल्यू क्या आएगी, q, ऊपर नीचे करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आंसर मैं लिख देता हूं बच्चा, घर से तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन वगैरह कर लेना। इसमें r की वैल्यू जो आएगी बच्चा, a/2 ln मींस log 1 अपॉन 1 माइनस q अपॉन क्या है, 2 पाई स्मॉल है इनटू कैपिटल है। हालांकि ये जो नोट्स मैं देता हूं इसमें सॉल्व कर रखा है, बट फिर भी तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है, ठीक है। सो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस भी इजी होते हैं, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली करना क्या है। डेंसिटी दिया हुआ था, वेरिएबल था, उसमें से हमें चार्ज निकालने की जनरली पूछता है, बट इसमें चार्ज दे दिया है, रेडियस पूछ दिया है, तो कोई बात नहीं, हम तो वैसे ही प्रोसेस करेंगे, चार्ज निकाल देंगे और उससे रेडियस से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। चलो कॉपी पेस्ट कर दो इसको। सो बच्चा अभी अब मेन टॉपिक पे आते हैं। अब तक क्या देखा था, चार्ज डेंसिटी तीन टाइप का था, 1D 2D एंड 3D के लिए चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। उसके अकॉर्डिंग अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो बच्चा बॉडी कितने टाइप का, 3, 1D 2D एंड 3D, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कितने टाइप का, 3। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक लेंथ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, एरिया पे जो होता है उसको मीन सरफेस पे जो होता है उसको सरफेस या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड वाले को वॉल्यूम पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसके कॉज से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं वो हमें चेक करना है, ठीक है। सो चलो देखते हैं एक बार। सब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने क्या लिया बच्चा, एक यहाँ पे वायर ले लिया, वायर पे बहुत सारा चार्ज है, इसी को तो देखा था, क्या इसको बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखना इस पूरे लेंथ पे, इसका लेंथ कितना ले लिया बच्चा, L, इस पूरे लेंथ पे चार्ज जो है वो Q है, या चार्ज डेंसिटी कितना ले सकते हैं, लैम्डा ले सकते हैं। या तो चार्ज गिवन रहेगा, नहीं तो चार्ज डेंसिटी गिवन रहेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक इसमें गिवन रहता है, या तो चार्ज नहीं तो चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब यहां पे हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, किस पॉइंट पे,
P पे फाइंड करना है इसके कॉज से इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसके कॉज से क्या फाइंड करना है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक पॉइंट चार्ज नहीं है, ये एक पूरा लाइन चार्ज है जिसका लेंथ है, लेंथ पे बहुत सारा चार्ज है। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए सीखा है बच्चा, पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए सीखा है, पॉइंट चार्ज के लिए। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत ही छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा जो कि किसके तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही छोटा एलिमेंट लेना पड़ेगा जो कि इसके तरह बिहेव करे बच्चा, पॉइंट चार्ज की तरह। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहां पे पूरा यहां से किसी डिस्टेंस पे जाके, ये कितना डिस्टेंस है बच्चा, r, यहां से r डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा, देखो पूरा लेंथ L है, तो ये छोटा सा ये जो लेंथ होगा यहां से लेके यहां तक, ये लेंथ कितना ले लिया बच्चा, dl, और इसी dl पे जो छोटा सा चार्ज होगा वो कितना ले लिया, dq। इसी छोटे लेंथ पे, dl लेंथ पे छोटा चार्ज कितना ले लिया, dq। अब चेक करो, ये छोटा सा पॉइंट चार्ज हो गया और इस पॉइंट पे निकालना है, कितने डिस्टेंस पे है, तो p डिस्टेंस पे है। तो छोटे चार्ज के लिए छोटा फील्ड क्या लिखेंगे, dE। फॉर्मूला तो पॉइंट चार्ज के लिए पता ही है, क्या पता है, kq/r²। तो देखो ये लाइन चार्ज था और हमने पॉइंट चार्ज ले लिया, किसी r डिस्टेंस पे जाके छोटा सा कट कर लिया, छोटा सा पार्ट जो रहेगा उसको dq और लेंथ उसका क्या ले लिया, dl। ठीक है, सो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, k इंटू छोटा चार्ज dq अपॉन इन दोनों के बीच पॉइंट से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है बच्चा, r²। सही है, कितना, अब ये r क्वेश्चन में कैसे होता है वो तो देखेंगे। अभी हमें पता चला यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, r, तो r²। ठीक है, अब हमें पता है कि 1D के लिए बच्चा अगर लैम्डा दिया है तो dq को लैम्डा इनटू dl लिख सकते हैं। अभी थोड़ा देर पहले मैंने चार्ज डेंसिटी में सिखाया था कि लैम्डा इक्वल टू dq अपॉन dl, सो dq इक्वल टू क्या लिख दिया, लैम्डा इनटू dl अपॉन क्या हो गया, r²। सही है, इसी को बच्चा इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। डी को इंटीग्रेट कर देंगे तो इधर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो क्या निकल जाएगा, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, सो E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ k dq अपॉन r² या इंटीग्रेशन ऑफ dq को लैम्डा dl अपॉन r²। ठीक है, सो ये हो गया बच्चा हमारा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब सोचो इसी पॉइंट पे अगर एक चार्ज रख देता कैपिटल Q और पूछा जाता कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू दिस लाइन चार्ज, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q ड्यू टू दिस लाइन चार्ज। तो कोई बात नहीं भाई, इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकाल ही रहे हो ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकल जाएगा तो इस Q पे फोर्स निकल जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इंटू E, Q इंटू E। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तुम डायरेक्ट अगर कैलकुलेट करना चाहते हो, एक तो ऑप्शन ये है कि तुम पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और यहां रख के मल्टीप्लाई कर लो। डायरेक्ट करना है तो E की वैल्यू यहां रख दो, कोई भी एक, तो क्या ये वाला रख दिया, k लैम्डा dl अपॉन क्या हो गया, r²। तो सिंपली अगर फील्ड निकल गया तो हम कभी भी क्या निकाल सकते हैं बच्चा, फोर्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, फोर्स। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। कुछ हार्ड है, सिंपल, d लिख दिया, k इंटू छोटा चार्ज dq/r², dq को रिप्लेस कर दिया लैम्डा dl से, बस इतना ही डिफरेंस था। ठीक है, अब देखना वैसे ही 2D में, ये कोई 2D का अभी कुछ नहीं बना रहा हूं मैं 2D में, क्योंकि 2D में डिस्क भी हो सकता है, शीट भी हो सकता है, मैं रैंडमली कोई शेप लिया। सही है, और यहाँ पे चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चा, सरफेस पे। टोटल चार्ज Q ले लिया, या चार्ज डेंसिटी गिवन होगा सिग्मा, या तो Q गिवन होगा या उसका डेंसिटी क्या गिवन होगा बच्चा, सिग्मा चार्ज डेंसिटी गिवन होगा। ठीक है, सो क्या करना है चेक करो। सो इस पूरे का एरिया कुछ ए रहा होगा, इस पूरे का सरफेस एरिया कितना ले लिया मैंने, ए, एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। कहां पे निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे। अभी गड़बड़ फिर से, ये पूरा का पूरा एक सरफेस पे चार्ज है और हमने किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा है, पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। तो कोई बात नहीं, यहां से किसी r डिस्टेंस पे जाके, कितने डिस्टेंस पे, r पे एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ये छोटा सा एरिया कितना हो जाएगा, dA। पूरे का एरिया a है तो छोटा वाला एरिया कितना हो जाएगा, dA, और छोटा वाला चार्ज इसके लिए जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चा, dq। सिंपल, अब तो पॉइंट चार्ज हो गया ना, और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो D इक्वल टू हो जाएगा k इंटू dq अपॉन क्या हो गया, r²। सिंपल,
के क्यू बाई आर स्क्वायर। छोटा चार्ज तो निकाल ही लिए ना, यहां से पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या हो गया आर, यही तो सीखे थे के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर तुमको ब्रेक करना हुआ डेंसिटी के टर्म में तो डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू डी ए अपॉन क्या लिख सकते हैं बच्चा, आर स्क्वायर। हो गया। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा बच्चा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया फॉर्मूला, ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अगर इसी पॉइंट पे अगर किसी चार्ज को रख दिया, बोला कि ये डिस्क, ये जो सरफेस चार्ज है ना, वो कितना फोर्स लगा रहा है, तो सिंपल फोर्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिख देंगे, Q इंटू E। और E की वैल्यू अगर डालना है, या तो E पहले से निकाल लिया है, पुट कर दो, और नहीं तो डालना है तो डाल दो। यहाँ पे Q और इंटू क्या लिख सकते हैं, K सिग्मा DA अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ये किसके लिए हो गया बच्चा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल, D का फॉर्मूला के dq बाई r स्क्वायर, और dq को सिग्मा इंटू dA में लिख सकते हैं। 2D के लिए तो सिखाया था, सिग्मा इक्वल टू dq अपॉन dA। ठीक है। सिमिलरली वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी है ऐसा वॉल्यूम ले लिया जिसमें चार्ज बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चा, चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे वॉल्यूम में। अभी पूरा वॉल्यूम इसका V है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज Q है, या चार्ज डेंसिटी गिवन रहेगा रो, या तो इसमें चार्ज गिवन रहेगा, नहीं तो चार्ज डेंसिटी गिवन रहेगा क्या बच्चा, रो। ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। किस पॉइंट पे निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो क्या करेंगे, तो ये तो पॉइंट चार्ज है नहीं, तो पॉइंट बनाओ फिर। तो यहां से r डिस्टेंस पे जाके, कितने डिस्टेंस पे, r। अब पूरा वॉल्यूम अगर V है तो छोटा वाला वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चा, dV। छोटा वाला वॉल्यूम क्या हो जाएगा, dV। और इस dV में जो चार्ज होगा वो हमने क्या ले लिया, dq। बहुत ही छोटा वॉल्यूम में बहुत ही छोटा चार्ज क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा। सेम क्या लिखेंगे फिर इसके लिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा dE इक्वल टू k इंटू छोटा चार्ज dq अपॉन r स्क्वायर। पॉइंट चार्ज वाला ही फॉर्मूला डाल दिया, d इक्वल टू k इंटू dq बाई r स्क्वायर। अगर तुमको dq नहीं पता है, अगर ये डेंसिटी पता है तो ब्रेक कर दो। सो k इंटू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू dV। k इंटू dq की जगह क्या लिख सकते हैं, सॉरी रो इंटू क्या लिख सकते हैं, dV अपॉन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, d। अगर इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा बच्चा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा बच्चा, E निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, E। तो हो गया फॉर्मूला, ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। सेम k इंटू dq बाई r स्क्वायर, और dq की वैल्यू डाल दिया यहाँ पे। ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे फोर्स एक चार्ज q रख देते, तो चार्ज q पे ये पूरा का पूरा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज जो है कितना फोर्स लगा रहा है, तो सिंपल क्या लिखेंगे बच्चा, Q इंटू E लिख देंगे। Q इंटू E की वैल्यू कितनी है, सो K इंटू रो इंटू dV अपॉन क्या हो गया, R स्क्वायर। सही है। ये बहुत ही सिंपल है, लोगों को इतना इंटीग्रेशन देख के थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बट देखो बच्चा कुछ भी गड़बड़ नहीं किया, बहुत ही छोटी छोटी चीजों को रिप्लेस किया है। ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी चीजें समझो, बोर्ड में सिर्फ यही लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जस्ट इसके बाद का टॉपिक रिंग कराने जा रहा हूं, वही एक सिंगल क्वेश्चन है जो बोर्ड में आज तक पूछा गया है, और एक क्वेश्चन ये जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 30 पे रॉड का पूछा है। बाकी कुछ भी पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ भी बोर्ड में ना पूछा जाता है, ना आज तक पूछा गया है। ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं, और हम सिर्फ 1D के लिए बोर्ड वाइड सीखेंगे। ठीक है। सो कॉपी पेस्ट कर लो। सो बच्चा आप एप्लीकेशन देखते हैं, और मैं जैसा कि बताया ये एक ऐसा इकलौता सिंगल क्वेश्चन है जो बोर्ड में आज तक पूछा गया है। अदरवाइज इसको छोड़ के डिस्ट्रीब्यूशन के कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो जिसको सिर्फ बोर्ड करना है उसको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चुपचाप इसको अच्छे से देख लो, इसको समझ लो, याद हो जाएगा, बस खत्म। ठीक है। चलो क्या निकालना है, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं, मैं डेरिवेशन के फॉर्म में करा रहा हूं, और वैसे ही है। ठीक है। तो क्या क्या है देखो, चेक करो। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। यूनिफॉर्म मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एट इट्स एक्सिस मतलब कैसा है, देखो बच्चा, एक कुछ ऐसा रिंग है, रिंग पे ना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्वेश्चन अगर किसी ने पूछा या कोई पूछता कि व्हाट इज द फील्ड एट इट्स सेंटर, जीरो। अगर सेंटर पे फील्ड पूछता तो क्या होता, जीरो। ये उधर देखो, चेक करो, ये प्लस वाला है, जिस पॉइंट पे निकालना होता बताया था ना, +1 ले लो। ये इधर जाता है, इसका इधर जाता है, इसका इधर जाता है, सब क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। बट यहाँ पूछा ही नहीं है, ये सेंटर पे नहीं पूछा, ये एक्सिस पे पूछा है। मतलब ये एक्सियल लाइन है, और बच्चा ये यहाँ पे कहीं पूछा है,
कहां पे? इस पॉइंट पे पूछा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब रिंग को ऐसे बना देंगे तो एक्सिस कहां पे हो जाएगा? हवे में। हमारा बोर्ड जो है वो 2D में 3D में हम बना नहीं सकते हैं, ठीक है, इसीलिए हम ऐसे नहीं बनाएंगे। बट आपको ध्यान रखना है कि इसका रेडियस कुछ दिया जाएगा r और ये x डिस्टेंस पे निकालना है। कितने डिस्टेंस पे बच्चा? x। और ध्यान रखना ये x कांस्टेंट है, ये x की वैल्यू तुमको गिवन है कि x पे ही निकालना, तो ये x वेरिएबल नहीं रहेगा, ठीक है। पता चला ना? रिंग पे यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये एक्सियल पॉइंट है और यहाँ पे कहीं एक्सिस पे निकालना है उसको, ठीक है। तो चलो इसको मैं 3D में बनाने की ट्राई करता हूं, थोड़ा भावनाओं का आप लोग समझेंगे, ठीक है। सो कुछ ऐसा बच्चा ये बना है, ये कुछ ऐसा रिंग बना है, ठीक है। मतलब रिंग ऐसा दिख रहा है और ये उसका एक्सियल पॉइंट है। ये क्या हो गया बच्चा? उसका एक्सियल पॉइंट, सही है। तो ये उसका एक्सिस हो गया और हमें यहां किसी पॉइंट P पे निकालना है। किस पॉइंट पे बच्चा? P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पूरे रिंग पे बच्चा चार्ज कितना है? इस पूरे रिंग पे चार्ज है Q या चार्ज डेंसिटी लैम्डा ले सकते हैं। तो लेट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जनरली Q के फॉर्म में ही दिया रहता है, तो यहाँ टोटल चार्ज कितना दिया है बच्चा? Q। ये स्मॉल q इसलिए लिखते हैं क्योंकि बार बार मेरे को आदत है स्मॉल q लिखने की, ठीक है। सो इसका जो चार्ज है q है और इसका बच्चा रेडियस जो है, इसका रेडियस जो है वो r दिया है। ये रिंग ऐसे है, इसके लिए तुमको दिख रहा है, तो भावनाओं को समझना है, ठीक है। सो चेक करो, ये रेडियस r है और यहां से सेंटर से x डिस्टेंस पे हमें पॉइंट फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। किस पॉइंट पे? P पे, ठीक है। सो चेक करो, ध्यान से देखना। अभी सपोज ये रिंग है, ये सपोज रिंग है और हमें एक्सियल पॉइंट ये है, ऐसे है बच्चा। एक्सियल पॉइंट कैसे है? ऐसे है, इस पॉइंट पे निकालना है। चेक करो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें दिखेगा नहीं। सब पे यहां पे चार्ज है, ये पूरे जो सरकमफेरेंस को उस पे क्या है? चार्ज है। चेक करो, इस पॉइंट पे निकालना है। अब ये लाइन चार्ज है कि पॉइंट चार्ज है? आंसर है लाइन चार्ज है। पूरे लेंथ पे सर्कल के रिंग के लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो याद करो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। क्या आ गया बच्चा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिस। तो क्या करेंगे हम? यहां कट करने वाले हैं छोटा सा पार्ट। छोटा सा जो पार्ट कट करेंगे बच्चा, ये पूरा लेंथ L है, तो छोटा लेंथ कितना हो जाएगा? DL। छोटा लेंथ क्या हो जाएगा? DL। और इसी का छोटा चार्ज क्या हो जाएगा बच्चा? DQ। इसी का छोटा चार्ज क्या होगा? DQ। अभी अंदर तो कट करने वाला कुछ है ही नहीं, और यहां से कहीं से भी जाओ सेंटर से, वो आधी डिस्टेंस दिखेगा। यहां से ऊपर जाके कट करो, इधर जाके कट करो, इधर जाके कट करो, इधर जाके कट करो, कितना डिस्टेंस दिखेगा बच्चा? आधी डिस्टेंस दिखेगा, ठीक है। इधर कोई चार्ज है नहीं, हमें सरफेस पे ही, मतलब सरकमफेरेंस पे ही जाके कट करना है। चेक करो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो, चार्ज यहां है, देखो चार्ज कहां पे है? यहां पे। तो चार्ज से पॉइंट तक का डिस्टेंस ये r होने वाला है। चार्ज से पॉइंट तक का डिस्टेंस ये क्या होने वाला है बच्चा? देखो ये डिस्टेंस हमारा होने वाला है। देखो ये हाइपो दिखेगा। क्या दिखेगा? हाइपो। किसी भी पॉइंट से चेक करेंगे तो ये क्या दिखेगा? हाइपो दिखेगा। पूरे राइट एंगल ट्रायंगल का क्या दिखेगा बच्चा? हाइपो दिखेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, समझने की ट्राई करो, ठीक है। सो यहां पे नहीं दिखेगा, यहां सिर्फ 2 पॉइंट से दिखेगा। बट याद रखो कि पूरे रिंग के कहीं पे भी कट करें तो चार्ज क्या होगा? DQ होगा। उसका लेंथ कितना होगा? DL होगा। और सेंटर से डिस्टेंस कहीं पे भी कट करो, कितना होगा? सेंटर से डिस्टेंस R ही होगा। कितना होगा? R, ठीक है। अब चेक करो, मैं यहां नहीं कट कर रहा हूं, कट कर सकता हूं, ये भी डिस्टेंस हाइपो दिखेगा, बट तुमको यहां नहीं दिखेगा। इसीलिए मैं यहां से टॉप पॉइंट पे गया, ऊपर गया, और ये जो डिस्टेंस, ये जो छोटा सा कट किया, उसका लेंथ लिया DL और उसी का चार्ज छोटा सा DQ ले लिया। देखो यही वाला डायग्राम वहां पे, यही वाला पार्ट कट किया है, कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे जाके छोटा चार्ज क्या हो गया? DQ। और लेंथ उसका क्या हो गया? DL। क्योंकि पूरा लेंथ कितना है? L, इसीलिए छोटा लेंथ क्या हो गया? DL हो गया, ठीक है। अब यहां से चेक करो, यहां से इस पॉइंट पे निकालना, बताया था ना, जिस पॉइंट पे निकालना है क्या ले लो? +1 ले लो, तुरंत पता चल जाएगा डायरेक्शन। तो क्या होगा? ये प्लस वाला, ये प्लस है, ये प्लस वाला प्लस को क्या करेगा? रिपेल। तो देखो कैसा आएगा? कुछ ऐसा आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ या डायरेक्शन ऑफ DE। छोटा चार्ज है ना बच्चा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? छोटा ही होगा। तो देखो ये जो इधर फोर्स लगाएगा, पॉइंट चार्ज के लिए जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही फील्ड का डायरेक्शन होता है। कल के क्लास में सीखा था हमने। सो यहां पे जो फील्ड लगा उसका डायरेक्शन ऐसे हुआ, ठीक
ठीक है। लेट उस टाइम में ये एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा था थीटा। कितना एंगल बन रहा था? थीटा। तो चेक करो बच्चा, अभी भी ये एंगल कितना बन रहा होगा? थीटा। क्या एंगल बन रहा होगा? थीटा। ठीक है, ये पक्का समझ में आया। इसी से हमने इसको बनाया है। अभी मैं इसको रब कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देख लेना इसको। ठीक है, चलो अब देखो, ये डीई एक्स एक्सिस के अलोंग है या वाई एक्सिस के अलोंग है? आंसर है किधर भी नहीं है। ये डी ना एक्स के अलोंग है ना ही वाई के अलोंग है, तो इसको ब्रेक कर दिया। इसको बोलेंगे बच्चा थीटा वाला कॉस, तो डी कॉस थीटा, और ये क्या हो गया? डी साइन थीटा। क्या हो गया बच्चा? डी साइन थीटा। ध्यान से देखो, ठीक है। अब इस सबसे पहले इस डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी? डी की। ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? तो देख दो भाई, क्या लिखेंगे? सो के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही आ रहा है ना हमारा बच्चा। चार्ज से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है? आर, और इस आर की वैल्यू कितनी है? तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा बच्चा? सो के इंटू डी क्यू अपॉन क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये डी को इसलिए यहाँ पे लैम्डा इंटू डीएल नहीं लिखा, बिकॉज ये यहाँ पे क्यू ही दिया है, मतलब चार्ज ही दिया है, लैम्डा दिया नहीं है। ठीक है, सो लैम्डा दिया रहता तो लैम्डा में लिख देते। अभी क्या लिखेंगे? सो क्यू इंटू डी क्यू अपॉन लिखा एक्स, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? डीई। अभी खत्म नहीं हुआ है, जस्ट अभी डीई निकाला। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। अब जो मैं करने वाला हूं वो तुम्हारे लिए शायद नया होगा, हालांकि 11th में इस टाइप का कुछ तो आया था, ध्यान नहीं आ रहा है, जहां सिखाया जाता था। अभी फिर से देखो, ये पूरा का पूरा रिंग है सिमेट्रिकल। एक ही क्वेश्चन में सिखा रहा हूं, बाद में आगे क्वेश्चन जब कराऊंगा तब नहीं सिखाऊंगा। देखो, ये रिंग पूरा का पूरा क्या है? सिमेट्रिकल। ठीक है, यहां से आर डिस्टेंस पे जाके डीक्यू लिया, एग्जैक्टली अपोजिट। यहां पे भी तो वो चार्ज छोटा सा डीक्यू ले सकते थे, मतलब यहां पे भी छोटा चार्ज क्या है? डीक्यू है। देखो ध्यान से, यहां पे छोटा चार्ज डीक्यू है। अगर यहां +1 था, क्या था? +1, तो ये भी तो फील्ड लगा रहा होगा। इस डीक्यू के लिए देखो फील्ड होगा कि नहीं होगा? होगा। कितना होगा बच्चा? डी। ये भी छोटा सा चार्ज क्या हो जाएगा? यहां आर डिस्टेंस पे नीचे जाते बिल्कुल अपोजिट रिंग के। अगर ये रिंग है एक इधर, तो एक जस्ट उल्टे पॉइंट पे जा रहे हैं, एक ऊपर है जस्ट नीचे गए, तो इसका भी चार्ज तो बच्चा डीक्यू होगा, इसका भी लेंथ क्या होगा? डीएल। अब ये वाला डीक्यू, इसको फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? तो फोर्स ऐसे लगाएगा तो फील्ड भी कैसे होगा? वैसे होगा। अब अगर आइडेंटिकल है, मतलब जितने डिस्टेंस पे ये है उतना ही डिस्टेंस पे नीचे है, तो वो थीटा है, तो ये भी क्या हो गया? थीटा। क्या हो गया? थीटा। अगर ये थीटा हो गया तो अल्टरनेट एंगल क्या हो गया बच्चा? थीटा। ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया? थीटा। इसका मतलब इसका भी दो कंपोनेंट आ गया, इसका भी दो कंपोनेंट। ये वाला क्या हो जाएगा बच्चा? डी साइन थीटा, और इधर वाला क्या हो जाएगा बच्चा? एक और क्या आ जाएगा? डी कॉस थीटा। एक और क्या आ गया? डी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? क्या किया हमने? एक ही पहले दिखाया, लेकिन सेम सिमेट्रिकल अगर है तो सेम पॉइंट वहां नीचे भी होगा। तो इसके कॉस से यहां पे डी आया, उसका भी कंपोनेंट एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। तो चेक करो, एक्स एक्सिस के अलोंग ये दोनों फील्ड ऐड हो रहा है, और वाई एक्सिस के अलोंग माइनस हो रहा है। वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है? एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। सो क्या हुआ बच्चा? देखो यहां पे डी अलोंग वाई एक्सिस, डी अलोंग वाई एक्सिस, डी अलोंग वाई एक्सिस की वैल्यू डी साइन थीटा माइनस डी साइन थीटा, क्या हो गया बच्चा? 0। मतलब डी अलोंग वाई एक्सिस क्या हो गया? 0। अब बच्चा एक्स एक्सिस के अलोंग, देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अलग है? तो आंसर है सेम है। सो डी साइन डी अलोंग एक्स एक्सिस निकालते हैं, मतलब ये जो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। सही है, तो क्या होगा बच्चा? दोनों का डायरेक्शन सेम है, ऐड तो होगा। आप ध्यान से देखो, फिर से क्या बोल रहा हूं, डी cos थीटा प्लस डी cos थीटा, तुम में से लोग बोलेंगे 2d cos थीटा। कितना बोलेंगे? 2d cos थीटा। बट प्रॉब्लम क्या है, ये d इतना इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू है ना, इतना छोटा वैल्यू है कि इसको 2 बार ऐड करोगे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसको 2 बार ऐड करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं बच्चा, d sin cos थीटा प्लस d cos थीटा इक्वल टू d cos थीटा ही लिखते हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। और हम इंटीग्रेट पूरा ले लेंगे। क्या करेंगे बच्चा?
हम इंटीग्रेशन जब करेंगे ना तो चार्ज का जो लिमिट लेंगे वो 0 से लेके कहां तक ले लेंगे, q तक ले लेंगे, या लेंथ लेंगे तो 0 से लेके कितना ले लेंगे, 2 पाई r तक ले लेंगे, पूरा सर्कमफेरेंस का ले लेंगे। ठीक है, सो क्या मैं किया यहाँ पे, सिमेट्रिकल होने से एक कंपोनेंट कोई भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे कौन सा, ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक ही बचा। सो d cos थीटा प्लस d cos थीटा 2d cos थीटा कभी नहीं लिखोगे, d प्लस d ही लेना। क्यों, d इतना स्मॉल वैल्यू है ना, इनफाइनाइटली स्मॉल है, क्योंकि उसको तुम 2 बार ऐड करोगे तो वही वैल्यू आने वाली है। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही लिख के पूरा इंटीग्रेट ले ले, पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस ले ले, सही है, तो उससे क्या निकल जाएगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, पूरा का पूरा क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, पक्का सही है। सो देखो इसमें मैं चेंज करने वाला, स्कूल में क्या करते हैं, या बहुत सारे बुक में देखोगे ना, तो क्या करेंगे, ये कुछ ऐसा रिंग रहेगा, रिंग पे ये पॉइंट रहेगा, सही है, और यहां से जो r डिस्टेंस पे जाएंगे छोटा चार्ज ले लेंगे, ये दिखेगा d, क्या दिखेगा, d, सिर्फ ये 2 दिखता है, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाता है बच्चा, थीटा, ये d cos थीटा, और ये क्या हो जाता है, d sin थीटा, सही है। और लिखते हैं क्या बच्चा, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि as the ring is symmetrical, as the ring is symmetrical, that is, अभी चेक करो, इसका एक कंपोनेंट है तो इसका भी कंपोनेंट जाएगा, तो एक इधर और एक इधर, तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट एक दूसरे को क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देगा, तो लिखेंगे दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is cancel out, is cancelled out, सही है। सो बचेगा क्या, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा, और वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो d नेट बचेगा उसकी वैल्यू क्या लिख देंगे बच्चा, d cos थीटा। हमारा ऐसे भी d cos थीटा आया, तो मैंने तुमको समझाया कि एग्जैक्टली वो कैसे कट होता है। कट ऐसे होता है कि वैसे ही नीचे जब होता है ना, तो उसका कंपोनेंट मिलके क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, बुक में देखोगे तो एक ही पार्ट दिखाते हैं, दोनों ये कंपोनेंट नहीं दिखाते हैं। तो क्या लिख सकते हो वहां पे कि एज द रिंग इज सिमेट्रिकल, सो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या कर देगा बच्चा, कैंसल आउट हो जाएगा। सो नेट जो डी नेट बचेगा क्या बचेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी cos थीटा। क्या लिखेंगे, डी cos थीटा। देखो इसलिए आराम आराम से पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है और थोड़े से अलग अलग टॉपिक्स आ रहे हैं, इसके लिए आराम आराम से कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ठीक है, सो d cos थीटा हमारा नेट वैल्यू आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, तो देखो पहले से निकाल के रखा है, d की वैल्यू निकाल के रखा है, ये तुम ब्रैकेट में मत डालना, मैंने जस्ट तुमको समझाने के लिए यहाँ की इसकी वैल्यू मैंने निकाल के रखी है। ठीक है, सो d की वैल्यू कितनी है, सो k into dq upon x square plus r square, सही है। एक cos थीटा अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको भी ब्रेक कर दो, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन क्या होता है, हाइपो। सो ये हमारा एडजेसेंट कितना है, x, और हाइपो कितना है बच्चा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सही है। सो चेक करो, इसी को लिख सकते हैं k इंटू एक्स इंटू dq अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पावर में 1 है और इसके पावर में 1/2 है, तो क्या लिख सकते हैं 3/2। अब चेक करो, अब क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो देखते हैं कैसे। चेक करो, k कांस्टेंट, k क्या है, कांस्टेंट। इंटीग्रेशन क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक से ज्यादा वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। सो k कांस्टेंट, x क्या है, तो x बच्चा कांस्टेंट है, वेरिएबल मत लेना, और यदि दिया हुआ है कितने डिस्टेंस पे निकालना है, तो x क्या है, कांस्टेंट है। dq वेरिएबल है भाई, चार्ज, dq मतलब छोटा चार्ज है, वेरिएबल है 0 से लेके q तक। x कांस्टेंट और कैपिटल R भी कांस्टेंट, इसका मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल है, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं कहां से कहां तक, 0 से लेके e तक, और यहां सिर्फ चार्ज वेरिएबल है तो 0 से लेके q तक। सो d का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा, e, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, सो k into x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, ये सब के सब कांस्टेंट है, बाहर फेंक दिया, बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dq, कहां से कहां तक, 0 से लेके q तक। तो dq का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, q, इसका मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू kqx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, सही है। क्या पता चला बच्चा कि इलेक्ट्रिक फील्ड
एक्सियल पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे kqx अपॉन x स्क्वायर अपॉन प्लस r स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है, अब मैं इधर का रब कर रहा हूं, अगर लगे तो स्क्रीनशॉट ले लो, अभी इधर का रब करके कुछ और पॉइंट्स मुझे डालना है। ठीक है, सो क्या दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हमारे बोर्ड में क्या पूछता है, देखो बोर्ड में ये तो पूछा ही है, साथ में ना एक और पॉइंट डाला था। पॉइंट ये डालता है ना जनरली कि अगर x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू मतलब जिस पॉइंट पे निकालना है वो बहुत ज्यादा हो रेडियस से, मतलब इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, मतलब उसका जो भी रेडियस होगा उससे वो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे है, कौन, x। तो बताना है कि ये जो रिंग है ना ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अगर रिंग पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना चाहिए था, kq/r²। कितना, kq/r²। सही है, सो चेक करो। सो अगर x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, मतलब ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो लिख दो भाई E इक्वल टू क्या हो जाएगा, kqx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू पावर क्या था 3/2। अगर x बहुत ज्यादा है तो x स्क्वायर बहुत ज्यादा हो जाएगा, किससे, r स्क्वायर से, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चा, kqx अपॉन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और 3/2 है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, कितना, x3। तो क्या बचा बच्चा, kq/x²। तो चेक करो ये रिंग जो है ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, किस डिस्टेंस पे निकालना है, x डिस्टेंस पे। सो ये चार्ज q है तो ये किसके तरह काम किया बच्चा, ये पॉइंट चार्ज के तरह, और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या यूज किए, kq/x²। ठीक है, सो आई थिंक ये 5 मार्क के लिए जब पूछा गया था ना तो डेरिवेशन और उसके साथ ये एक्स्ट्रा पॉइंट है कि बताना है कि शो करना है कि कैसे डिस्टेंस ज्यादा होने पे पूरा का पूरा रिंग कैसे काम कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह, किसके तरह, पॉइंट चार्ज की तरह। ठीक है, अब इसमें कुछ और देख लो नोट करके, कुछ और देख लेते हैं फिर। ठीक है, नोट का फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि अगर रिंग के सेंटर पे देखे तो पहले ही बताया था रिंग के सेंटर पे क्या होता है, 0। कैसे, तो x की वैल्यू सेंटर पे क्या हो जाएगी, 0। रिंग के सेंटर पे जब देखेंगे तो x कम होते होते क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दो, 0। जैसे 0 रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चा, 0। ठीक है, दूसरा देखो ध्यान से, हाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है बच्चा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो एक्सिस के अलोंग, किधर है बच्चा, एक्सिस के अलोंग। देखो इस रिंग का एक्सिस ऐसा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी किधर है, इधर ही है। सो यही डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, डायरेक्शन किधर है बच्चा, सो अलोंग टू द एक्सिस है, अलोंग टू द एक्सिस क्या है बच्चा, डायरेक्शन है। पर ध्यान से देखो थोड़ा सा मैं क्या बता रहा हूं, नोट करके एक पॉइंट दिखा रहा हूं, देखो ये अपना रिंग है और ये अपना एक्सिस पॉइंट है, ये एक्सिस वाला पॉइंट है और ये चार्ज रिंग है और ये चार्ज है कैपिटल क्यू, क्या है, कैपिटल क्यू। अगर इस पॉइंट पे पूछा तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। लेकिन अगर इस पॉइंट पे पूछ दिया, ये बोर्ड में नहीं पूछेगा बच्चा, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि अगर इधर गए तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इस साइड देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ठीक है, अगर इसमें नेगेटिव चार्ज होता तो मतलब यहां पे ये रिंग पे कैसा चार्ज होता, -q, क्या कैसा चार्ज, -q। तब चेक करो यहां पे क्या होता है, तो सिंपल जिस पॉइंट पे निकालना है +1 रख के देख लो, ये माइनस वाला क्या करता है, एक्सेप्ट करता, मतलब यहां पे इससे उल्टा दिखता। क्या दिखता बच्चा, उल्टा, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखता और इस साइड जब देखते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखता। सही है, सो ये हो गया बच्चा आज के लिए टॉपिक कंप्लीट करते हैं, क्योंकि लेक्चर मैं नहीं चाहता हूं कि ज्यादा लंबा हो। सो ये मेन टॉपिक है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लेना, मतलब पूछेंगे तो यही पूछेंगे। ठीक है, एक और है डेरिवेशन रॉड के लिए जो कि एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, मैं थोड़ा देर बात कराऊंगा, अभी इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े जेडबलई और नीट से रिलेटेड जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा करा के एंड देन वो रॉड वाला भी करा दूंगा, बट आज तक वो पूछा नहीं गया है। डिस्ट्रीब्यूशन का बस एक ही क्वेश्चन यही आता है और इसी फॉर्म में आता है। ठीक है, चलो कॉपी पेस्ट कर लो और थैंक यू। अच्छे से पढ़ना, कुछ भी डाउट हो रिप्ले करके वापस से देखना। स्टिल अगर कुछ भी डाउट होता है सो एक बार कॉल करो या मैसेज करो। ठीक है, एक लेक्चर मैं ट्राई करता हूं और लेने की इसका, जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक्स को मिला के करते हैं कि नीट वाला का भी काम चल जाए। ठीक है, चलो थैंक यू।